सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु पर। फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश पोइट्री सिस्टमेटिकली ढंग से आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोएम मैंने ऑलरेडी बना दी है और वो वीडियो आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, पोएम नंबर 4 जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये पोएम मैं आपको अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। जैसा कि फ्रेंड्स समय कम है क्योंकि क्लासेस हो नहीं पा रही हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप लगातार तैयारी करते रहें घर बैठे और आप पोएम को अच्छे से अध्ययन करें। देखिए, हम वर्ड वाइज और लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये पोएम आपकी इंटरमीडिएट की 4th पोएम है फ्रेंड्स। और इस पोएम से मोस्टली 2 स्टेंजा इतने इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर आते हैं, तो आप ज़रूरी है कि ये आप अच्छे से समझ लें और इसका स्टोरी है वो भी अपनी ग्रिप में रखें। तो फ्रेंड्स, एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये पोएम आपकी टॉमस ग्रे जी के द्वारा लिखी हुई है। टॉमस ग्रे, THOMAS ग्रे, GRAY। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोइट का नाम भी आप याद रखिए, टॉमस ग्रे ने ये लिखी है। ये वर्ल्ड फेमस एलेजी है। एलेजी का मतलब होता है शोक गीत। तो यहाँ हम पहले पोएम जो टाइटल है उसका पूरा मीन समझा देते हैं। तो देखिएगा, पोएम का नाम एन एलेजी। एलेजी मीन्स होता है शोक गीत, यानी कि वह गीत जो किसी की मृत्यु पर लिखा जाए, गाया जाए। रिटन, लिखा गया। इन अ कंट्री, कंट्री का मतलब देहात होता है फ्रेंड्स। चर्च यार्ड यानी कि जो चर्च के पास का कब्रिस्तान होता है, वहाँ की ये सीन है। और यहाँ कब्रिस्तान में पोइट टॉमस ग्रे बैठा हुआ है। और देखिए आगे होता क्या है कि उस चर्च यार्ड में उन कब्रों के पास बैठा हुआ सोचता है जो गरीब किसान हैं, जो ज़िंदगी भर परिश्रम करते रहे और वो मर गए और उनकी कब्रें भी हैं आज मृत्यु के बाद। वो जो कब्रों में दफना दिए गए हैं, तो वो कब्रें भी उनकी टूटी फूटी पड़ी हैं। उनकी स्थिति को देखकर कब भावुक हो जाता है और तब उन पर ये विलाप करते हुए उसने पोएम लिखी है। तो इसलिए इसका नाम रखा है एक कंट्री चर्चयार्ड में एक शोक गीत जो लिखा गया है टॉमस ग्रे के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लाइन वाइज शुरू कर रहे हैं। तो पोएम की फर्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर एंड ओवर द ली। एंड लिख गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर द है, द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। आगे लिखा है, द प्लोमैन होमबर्ड प्लॉट्स हिज बियरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। तो फ्रेंड्स, अब देखिए पोएम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको वर्ड वाइज। पहले आप इनके मीनिंग्स, आप अपना रजिस्टर यानी कि पेन हाथ में ले लीजिए, रजिस्टर और पेन, और डिफ़िकल्ट वर्ड नोट करते चलिएगा। तो यहाँ सबसे पहला वर्ड ही स्क्रीन पर आता है, कर्फ्यू। फ्रेंड्स, कर्फ्यू मीन्स होता है इवनिंग वेल्स, यानी कि जो चर्च होता है, चर्च में शाम की जो प्रेयर होती है उसमें जो घंटियाँ बजाई जाती हैं उसको कहते हैं चर्च, यानी कि कर्फ्यू। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि शाम की घंटी ऐसे कह सकते हैं आप। टोल्स मीन्स होता है धीरे धीरे कुछ समय तक बजना। ठीक है, टोल्स मीन्स घंटियों का बजना। द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। पार्टिंग डे से मतलब है फ्रेंड्स समाप्त होता हुआ, डे मीन्स दिन, और नील का मतलब है, ऐसे मान लीजिए आप, इंडिकेट करना, यानी कि जो चर्च की घंटियाँ हैं शाम की, वो इस बात का संकेत दे रही हैं कि दिन समाप्त हो रहा है। क्लियर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट लाइन को देखेंगे, द लोविंग हर्ड। लोविंग हर्ड से मतलब है फ्रेंड्स, जो हर्ड का मतलब समूह होता है और खासकर यहाँ हर्ड लगता है मवेशियों के लिए, कैटल्स के लिए, कैटल के लिए। तो जो जानवर हैं, लोविंग मीन्स होता है रमाते हुए, रमाने का मतलब आवाज़ निकालते हुए। तो यहाँ लोविंग हर्ड को हम पूरा कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो जानवर हैं वो दिन भर चरागाहों में चरने के बाद वो रमाते हुए घरों की ओर लौट रहे हैं। बिंड स्लोली, बिंड मीन्स हवा, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ओवर मीन्स पर,
द ली, यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स बताया ये एंड गलत लिख गया है, यहाँ द होगा। द ली, ली का मतलब होता है चरागाह का रास्ता या चरागाह, ऐसे समझ लीजिए। तो ये बता रहे हैं, ये दोनों लाइन को फिर एक बार क्लियरली समझ लीजिए कि पोइट जब कब्रिस्तान में बैठा हुआ उन मृत किसानों के बारे में सोच रहा है कि उनकी कब्रें कैसी टूटी फूटी पड़ी हैं, और उसे ये ऐसा चिंतन करते हुए, दुख व्यक्त करते हुए शाम हो जाती है। तभी पास में जो चर्च है उसकी घंटियों की आवाज़ उसको सुनाई पड़ती है, जो आवाज़ इस बात का द्योतक है कि दिन समाप्त हो रहा है और जो जानवर घास के मैदानों में चरकर रमाते हुए अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, और घास के मैदानों पर धीरे धीरे हवा बहने लगी है, अर्थात चलने लगी है। नेक्स्ट लाइन को देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट लाइन लिखा है यहाँ, थर्ड लाइन को आप देखेंगे, द प्लोमैन होमबर्ड प्लॉट्स हिज बियरी वे। द प्लोमैन का मतलब है, प्लोमैन का मतलब हल चलाने वाला किसान, या हम सीधा किसान भी कह सकते हैं। द प्लोमैन होमबर्ड, होमबर्ड मीन्स घर की ओर, प्लॉट्स हिज बियरी वे, तो प्लॉट्स हिज बियरी वे से मतलब आप समझ लीजिए जो किसान है वो, प्लॉट्स का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, और ऐसा धीरे धीरे चलने से तात्पर्य तब होता है जब किसान है ना थक जाता है। दिन भर हल चलाने के बाद जो किसान थक चुका है वो अपने घर की ओर थके मादे कदमों से धीरे धीरे लौट रहा है। यानी कि दिन भर खेतों में हल चलाने के बाद जब वो अपने घर लौट रहा है किसान, तो वो थके कदमों से धीरे धीरे कदम रखते हुए जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस, लीव्स मीन्स होता है छोड़ देना, द डार्कनेस मीन्स अंधकार, द वर्ल्ड मीन्स संसार में, एंड टू मी से तात्पर्य है टॉमस ग्रे यानी कि पोइट स्वयं। तो पोइट ये कहता है कि ये सारी जो गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे चर्च की घंटियों की आवाज़ें, जानवरों के रमाते हुए घर की ओर लौटना, और घास के मैदानों पर धीरे धीरे हवा का चलना, और दिन भर हल चलाने के बाद थके मादे कदमों से किसान अपने घर की ओर लौटना, ये सारे संकेत शाम होने के, और जैसे ही शाम होने लगती है पूरे संसार में अंधेरा छाने लगता है, और कभी भी उस अंधकार में अकेला डूब जाता है, यानी कि उसी कब्रिस्तान में रह जाता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगला स्टेंजा होगा, या हम इसको एक बार पूरा, ये 6 लाइन्स आपको पूरी क्लियर कर देता हूँ फिर, ताकि आप एक बार पूरा समझ लीजिएगा। इसकी पूरी हिंदी हम आपको बताते हैं। देखिए, हम इस तरह कहेंगे कि इस पद्यांश में कवि कहता है कि शाम के समय घंटियां बज रही हैं। तो यहाँ घंटियां मैंने आपको बताई थी फ्रेंड्स चर्च की, और लोगों को बता रही हैं कि दिन का अंत होने वाला है और शीघ्र ही सभी स्थानों पर अंधेरा हो जाएगा। हवा बहुत धीमे धीमे चल रही है, पशु अपने घर वापस लौट रहे हैं और वे अपने बच्चों को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। यानी कि जो पशु हैं अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है कि वो शायद उत्सुक हैं, इसलिए घर जल्दी लौट रहे हैं और अपने बच्चों को देखने के लिए, उनको देखने के लिए वो उत्सुक हैं। किसान पूरे दिन की मेहनत से थक गया है और वह धीरे धीरे लौट रहा है, इसलिए यह सभी बातें बताती हैं कि दिन समाप्त हो रहा है और सभी स्थानों पर अंधेरा हो जाएगा और कभी अकेला उस कब्रिस्तान में रह जाएगा। तो आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेंजा है बीनीथ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं। ये टॉमस ग्रे को इसी पोइम की वजह से लोकप्रियता पूरे वर्ल्ड में प्राप्त हुई है। ये ऐसे पोइट थे जो इलेजी के नाम से जाने जाते थे, यानी कि शोक गीत लिखने वाले कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। तो नेक्स्ट देखेंगे बीनीथ। बीनीथ मीन्स होता है फ्रेंड्स नीचे। वर्ड्स पहले क्लियर करते चलिए, आप नोट करते चलें। बीनीथ मीन्स नीचे, दोज मीन्स उन, रग्ड, रग्ड का मतलब होता है भद्दे या खुरदरे, या हम इसको कह सकते हैं रफ। एम्स, एम्स ये एक प्रकार का जंगली पेड़ होता है। एम्स यहाँ प्लूरल है, एम बर्ड होता है, लेकिन एम्स लिखा है तो यहाँ एक प्रकार के जंगली ये वृक्ष होते हैं। दैट यू ट्रीज, दैट यू ट्रीज, यू का मतलब होता है सदाबहार का, और ट्रीज मीन्स जानते ही हैं, ट्री मीन्स पेड़, इस एपोस्ट्रोफी एस लगा है की, उसके लिए की बोलेंगे। सैड मीन्स होता है छाया।
यानी कि उन भद्दे जंगली वृक्षों के नीचे और उस सदाबहार पेड़ की छाया में। क्लियर हो गया फ्रेंड्स लाइन का अर्थ। फिर आगे देखेंगे वेयर, जहां। हीव्स, हीव्स का मतलब ढेर से होता है फ्रेंड्स। द टर्फ, टर्फ का मतलब होता है सूखी घास। इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप। तो फ्रेंड्स यहाँ क्लियर वर्ड वाइज समझ लीजिएगा आप। वेयर मीन्स जहां, ठीक है। हीप्स मैंने आपको बताए उठता हुआ या जो ढेर जैसा बन जाए। टर्फ मीन्स होता है सूखी घास, ठीक है। टर्फ मीन्स सूखी घास। हीप्स मीन्स ओरा हुआ, उठा हुआ या ढेर। मोल्डरिंग मीन्स होता है टूटते हुए, जो मतलब खंडेर सा हो रहा हो, टूटा हुआ हो या ढहते हुए। यानी कि हम इंग्लिश में कहें तो ब्रेकिंग अप इनटू डस्ट, अर्थात ढेर। हीप मीन्स होता है ढेर फ्रेंड्स, ठीक है। हीप मीन्स ढेर, टूटते हुए ढेर जैसी बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं, उनकी बात कर रहा है कवि। तो एक बार फिर इन दोनों लाइनों को आप ठीक से समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इन दोनों लाइनों का देखिए, बीनीथ दोज रग्ड एम्स, उन भद्दे जंगली वृक्षों के नीचे। दैट यू ट्रीज सेड, और उस सदाबहार वृक्ष की छाया में। भेयर मीस जहां, हीप्स मीस ढेर, द टर्फ मीस सूखी घास में। इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, बहुत सारे टूटते हुए ढेर दिख रहे हैं। ईच इन हिज नैरो सेल, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे फ्रेंड्स। ईच प्रत्येक, इन मीस में, हिज मीस अपनी, नैरो मीस होता है तंग यानी कि कोता, नॉट ब्रॉड जो चौड़ी ना हो। सेल का अर्थ वैसे होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे अर्थ होते हैं, सेल मीस कोठरी भी होता है, लेकिन यहाँ सेल का अर्थ है ग्रेव से। ग्रेव का मतलब कब्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ सेल मीस कब्र। फॉर एवर मीस सदैव के लिए। लेड मीस लेटे हुए हैं, यानी कि इन्हीं टूटी फूटी कब्रों में, तंग कब्रों में मृत किसान सदा के लिए लेटे हुए हैं, अर्थात सोए हुए हैं। फ्रेंड्स ये स्टेंजा क्लियर हो गया। आगे देखें, अभी इसमें एक लाइन और बची हुई है, लिखा है द र्यूड फॉर फादर्स। र्यूड मीन्स होता है वैसे असभ्य या जंगली, लेकिन यहाँ र्यूड से मतलब फ्रेंड्स लगाया गया है इलिटरेट, अनएजुकेटेड। फॉर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज। ऑफ द हेमलेट, हेमलेट मीन्स होता है फ्रेंड्स स्मॉल विलेज यानी कि छोटा गांव। स्लीप मीन्स होता है सोना, लेकिन यह सोने से मतलब है जो किसान मर चुके हैं वो इन्हीं छोटे से हेमलेट गांव के अनपढ़ पूर्वज इन्हीं कब्रों में स्लीप मीन्स सोए हुए हैं, अर्थात सदा के लिए सो चुके हैं। तो एक बार हम फिर पूरे स्टेंजा को हिंदी एक साथ बता देते हैं, तो फ्रेंड्स समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी लाइनें हैं ये। आप देखेंगे पूरे का अर्थ हम बताते हैं। शुरुआत ऐसे करते हैं। इस पद्यांश में कवि हमें बताता है कि इस छोटे गांव के निर्धन असभ्य गांव वालों के पूर्वज अपनी अपनी छोटी साधारण कब्रों में सदा के लिए यानी कि हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, अर्थात दफना दिए गए हैं। उनकी कब्रें या तो एम नामक पेड़ों के नीचे हैं, यानी कि मैंने बताया था एक प्रकार का जंगली पेड़ है, या यू का मतलब मैंने आपको बताया था सदाबहार नामक वृक्ष की पेड़ों की छाया में हैं। ये कब्रें सूखी घास के मैदानों में बनी हुई हैं और उनके ऊपर मिट्टी के ढेर हैं जिनकी मिट्टी ढह ढह कर नीचे गिर रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ टॉमस ग्रे इस पोइम के माध्यम से उन गरीब किसानों की जो मर चुके हैं उनकी दयनीय दशा पर विलाप करते हैं कि मृत्यु के बाद भी इनकी कब्रों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। फ्रेंड्स ये इलेजी पोइम के फर्स्ट पार्ट में मैंने 2 स्टेंजा बताए हैं और सेकंड पार्ट में 3 स्टेंजा रह गए हैं, वो आपको कल मैं आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगा। पोइम लेंथी है, वीडियो बड़ा हो जाता है तो फ्रेंड्स शिकायत करते हैं सर छोटा वीडियो बनाया करें। तो फ्रेंड्स मैं फिर कहूँगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है और तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसके 3 स्टेंजा जो रह गए हैं वो कल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से मिल जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट पोएम हम आपको प्रेजेंट करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें
और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।